नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। मैं हूं जयंत नेगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की LT एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कुछ बच्चों के द्वारा हमारी वीडियोस पर कमेंट करके बताया गया था कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और जिसके कारण उनकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो गई है। तो मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि जल्दी स्वस्थ होकर इस एग्ज़ाम को पूरे उत्साहपूर्वक दे पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा लगातार LT शिक्षण अभिरुचि पर आपको सीरीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है। हम इम्पॉर्टेंट MCQ की सीरीज़ लगातार आपके लिए लेकर आते रहे हैं। तो दोस्तों, आपके द्वारा भी इन सीरीज़ को काफ़ी सराहा गया है, काफ़ी आपके द्वारा पसंद किया गया है। जिस तरह के कमेंट आप दोस्तों हमारी वीडियोस में करते हैं, तो उनसे यह प्रतीत होता है कि हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। आपके कमेंट्स के द्वारा जो आभार व्यक्त किया जाता है हमारी वीडियोस पर, उससे दोस्तों हमें ऊर्जा मिलती है और ऐसे कार्य करने की प्रेरणा लगातार मिलती रहती है। हमारा यही उद्देश्य होता है कि आपको अच्छे से अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाए, आपकी जितनी हेल्प हो सके उतनी आपको प्रोवाइड करवाई जाए। कुछ बच्चों के दोस्तों कमेंट सेक्शन में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। वो प्रश्न ज़्यादातर उनके दोस्तों LT प्रिपरेशन को लेकर होते हैं कि किस तरीके से LT की तैयारी की जाए। काफ़ी बच्चे पहली बार इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, तो उनको आइडिया नहीं है कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि इस एग्ज़ाम को हम क्रैक कर पाएँ। या इवन किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो आज हम दोस्तों इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई LT एग्ज़ाम की हम किस तरह से प्रिपरेशन करें, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्या हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम हमारा क्रैक हो जाए, या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि वो हमारा क्रैक हो जाए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज मेक योर माइंड, और वी कैन से रेडी टू लर्न। रेडी टू लर्न का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले दोस्तों अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे पढ़ना है। रेडी टू लर्न या फिर मेकअप योर माइंड, कि आपको अपने दिमाग को तैयार करना पड़ेगा कि आपको पढ़ाई करनी है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करें? इसके लिए आपको दोस्तों बहुत ही सिंपल वे है इसको करने का कि आप लोग तैयारी जब शुरू करें तो आप सिंपल बुक से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। होता क्या है, ज़्यादातर बच्चों द्वारा कमेंट किया जाता है कि सर हम पढ़ते हैं तो हमें नींद आने लगती है, हमें चक्कर आने लगते हैं। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? जब हम शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं तो हमारा शरीर थकान का अनुभव करता है। इसी तरह से दोस्तों जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें मानसिक रूप से थकान का अनुभव होता है, जिसके कारण हमें नींद आने लगती है, हमारा सर घूमने लगता है। अब होता क्या है कि काफ़ी सारे बच्चों ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और उसके बाद जब LT एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया तो उन्होंने पढ़ाई करनी स्टार्ट करी होगी। तो होता क्या है कि जब हम इतने इंटरवल के बाद जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अब हमारा माइंड है वो मानसिक रूप से कार्य करने के लिए अभी अभ्यस्त नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें बुक को देखकर चक्कर आने लगता है, हमें नींद आने लगती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मेंटली प्रिपेयर होने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने आप में पढ़ने के लिए आप अपने आप को तैयार करें। अब इसके लिए कैसे तैयार करेंगे? जरूरी नहीं है कि आप हैवी बुक्स पढ़ें, आप सिंपल बुक्स से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके सिलेबस से रिलेटेड भी ना हो, जैसे कि आप कोई कॉमिक्स पढ़ सकते हैं, आप कोई अखबार पढ़ सकते हैं, आप मनोरंजक कथाएं पढ़ सकते हैं, आपको नोवेल पढ़ना पसंद है तो आप नोवेल पढ़ना पसंद कर सकते हैं। या फिर आपको कोई आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो आप मैथ्स पढ़ सकते हैं, आप साइंस पढ़ सकते हैं, आप ज्योग्राफी और आपकी आर्ट भी पढ़ सकते हैं, जो आपको इंटरेस्ट है। बस सबसे पहले आप अपने आप को पढ़ने के लिए तैयार करें। ठीक है, सेकंड थिंग है हैबिट, या हम इसको कह सकते हैं लर्निंग हैबिट। लर्निंग हैबिट का मतलब यह है दोस्तों कि जब आपने अपने आप को तैयार कर दिया तो उसके बाद आपकी दोस्तों क्या होनी चाहिए कि आप अपने आप को लर्निंग हैबिट में डालें, कि आपको अब लगातार पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करिए। आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, आप
मैथ्स पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, जो पसंद है आपको वो पढ़िए। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि आप जब लगातार 3-4 दिन तक ये करेंगे ना तो आपकी लर्निंग हैबिट होगी। आप स्टार्टिंग में कम आवर्स पढ़े, ऐसा नहीं कि आप पहले दिन बैठे वहाँ 4-5 घंटे पढ़ने बैठ गए, नहीं, आप आधा घंटा पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, फोकस होके पढ़िए, लेकिन पढ़िए, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। लगातार आप जब पढ़ते रहेंगे तो आपका दिमाग लगातार प्रैक्टिस करता रहेगा और आपको अभ्यास हो जाएगा कि हाँ भाई, जो दिमाग है वो भी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा कि आपको कुछ देर तक पढ़ना है और आपको धीरे धीरे क्या होगा, थकान का अनुभव कम होने लगेगा, आप ज़्यादा देर तक पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका सेकंड आपका तरीका होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला है टाइम टेबल। टाइम टेबल देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है कि जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको टाइम टेबल बनानी ही बनानी चाहिए। टाइम टेबल को बनाना भी चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। सबसे पहले होता है कि टाइम टेबल को बनाना है। क्यों बनाना है दोस्तों, कोई भी हमारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है वो कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जैसे हम LT एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसके अलावा आपका सब्जेक्ट है, फिर आपके सब्जेक्ट भी कई सारे सब कंपोनेंट्स में बटे हुए हैं। जैसे अगर मैं LT मैथ्स की बात करूं तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, फिर LT मैथ्स में फिर आपकी मैथ्स भी है, फिर फिजिक्स भी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, हर विषय को समय देना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ही सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ने में लगे हैं, फिर आपने अपना सब्जेक्ट छोड़ दिया, तो ऐसे आपसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। समूह गौ की भी जब दोस्तों हम तैयारी करते हैं या फिर उत्तराखंड के किसी भी हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सभी को बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं तो वहाँ पर आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज सब में एवरेज स्कोर आपको करना चाहिए। और किसी सब्जेक्ट में आप एवरेज से ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस अच्छे हो जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये करना है कि सभी को आपने टाइम देना है। टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे कि मैंने बोला कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप उसको भी समय दीजिए, इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट को भी समय दीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बोला, मेक योर माइंड, एंड देन आपको क्या बनाना है दोस्तों, लर्निंग हैबिट, एंड तीसरा आपका टाइम टेबल। अब इसके बाद दोस्तों अगला आता है पॉइंट, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि आपको कोई भी एग्ज़ाम में क्रैक करना है तो उसकी आपके ज़िद होनी चाहिए कि हाँ मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। आप उस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे, आप अपनी टेबल को कैसे फॉलो करेंगे दोस्तों। आप किसी भी एग्ज़ाम को जब क्रैक करना चाहते हैं तो आपका डिटर्मिनेशन नामक फैक्टर काम करता है कि हाँ आपके अंदर ज़िद होनी चाहिए कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो उसके लिए दोस्तों जब अब तक आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं होगा तब तक आप अपनी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, टाइम टेबल भी बना लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है कि उनकी टाइम टेबल वो वैसी धरी की धरी रह जाती है। फिर वो सोचते हैं कि छोड़ो यार, अब इसको कौन फॉलो करेगा। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि डिटर्मिनेशन नामक फैक्टर अपने अंदर लेके आना है कि आपको जिद होनी चाहिए कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ऐसे या वैसे कैसे भी करके मुझे इसको क्रैक करना है। तो वो जो फैक्टर होगा दोस्तों आपको आपका ये एग्ज़ाम मतलब ये आपकी टेबल को फॉलो करवाएगा जो आप टाइम टेबल को आप बना के बैठे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो बंदा हमेशा ब्राइट साइड की ओर को देखता है। आपको ऑप्टिमिस्ट बनना पड़ेगा। जब आप एग्जाम की कोई प्रिपेयर करते हैं दोस्तों तो कई तरह के ऑब्स्टिकल्स आपके आते हैं। ऑब्स्टिकल का मतलब यह है कि दोस्तों जो आपको एग्जाम से दूर ले जाते हैं, कहने का मतलब यह है कि आपको नेगेटिव थिंकिंग की ओर को ले जाते हैं। तो ऐसे ऑब्स्टिकल्स को जब आपको मिलते हैं तो आपको उनकी भी पॉजिटिव साइड्स को देखना है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब ही यही होता है। जैसे कि अभी आपका कोरोना के कारण एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, तो जब आपका कोरोना के कारण एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ तो काफ़ी बच्चे पैसिमिस्ट टाइप के थे, तो वो बैठ गए कि भैया अब एग्ज़ाम नहीं होगा, अब तो एग्ज़ाम 2024 में होगा, 2028 में होगा। तो ऐसे नहीं होना है, ऐसा एटीट्यूड नहीं अपनाना है। ऑप्टिमिस्ट बनना है। आपको ये सोचना है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा और मेरे को तो उल्टा 3 मंथ और मिल गए, हो सकता था कि अगर 3 महीने पहले एग्जाम होता तो शायद मैं इसको क्रैक नहीं कर पाता। तो ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। आपको हमेशा, जैसे कहते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढना, तो आपदा में अवसर ढूंढना पड़ेगा कि आपको ऑप्टिमिस्ट बनना पड़ेगा। आपको हमेशा ब्राइट साइड की ओर को देखना पड़ेगा। आपके सामने कोई नेगेटिव चीज़ भी आ जाती है तो भी आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा कि हाँ इस चीज़ का ये पहलू भी हो सकता है। ये आपको दोस्तों हमेशा आपका एटीट्यूड होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है दोस्तों, वो है पेशेंस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि आप स्पेशली गवर्नमेंट की तैयारी करो तो पेशेंस तो बहुत मस्ट है। उत्तराखंड में तो खासकर तैयारी करो तो पेशेंस, यहाँ एग्जाम को होते होते 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। पीसीएस का एग्जाम आपके 5-5, 6-6 साल में आपका उसका नोटिफिकेशन आता है। तो कारण क्या है, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करो तो आपको पेशेंसली तैयारी करना है। जब आपको बहुत लंबे समय तक तैयारी करनी होती है, जैसे अगर आप एलटी की तैयारी करें या आप लेक्चरर की तैयारी करें या फिर आप पीसीएस की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो पेशेंस बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपके अंदर दोस्तों धैर्य है, आप धैर्यवान हैं, तो आपको कोई भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालने से नहीं रोक सकता, क्योंकि पेशेंस ही एक ऐसा फैक्टर है दोस्तों जो आपके अंदर डिटर्मिनेशन लेके आता है। कि आपके अंदर धैर्य है तो आपके अंदर डिटर्मिनेशन होगा, डिटर्मिनेशन होगा तो आप क्या करेंगे, आपके अंदर जिद होगी कि आपने एग्जाम को क्रैक करना है। तो पेशेंस ही दोस्तों आपसे लंबे समय तक मेहनत करवाता है। वरना अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तभी आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हुआ, वैसे ही आपने क्या कर देना, अपनी बुक को भी अपने लाइफ से आप आउट कर देते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। चाहे एग्जाम आज हो चाहे 1 साल बाद, तैयारी हमेशा से होनी चाहिए। वो कैसे होगी, जब आपके अंदर पेशेंस होगा। आप आज से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तब जाके आपका दोस्तों एग्जाम निकलना आज से 1 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या हो सकता है 4 साल बाद निकले। लेकिन 4 साल तक पेशेंसली मेहनत करना भी बहुत बड़ी बात होती है। ये आपके अंदर कैसे आएगा, जब आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट में तो क्या, आज नौकरी छोड़ी कल को दूसरी मिल गई, कल को के बाद परसों मिल गई। तो अगर आप प्राइवेट वाला यहाँ एटीट्यूड लेकर आएंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कोई एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया तो हो हल्ला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और ये चोर वो चोर, और सिस्टम को दोष और हालात को दोष। ऐसा नहीं करना है, पेशेंसली अपनी तैयारी को करते रहना है। एग्ज़ाम कभी ना कभी होगा, वो होना ही है, ऐसा नहीं है। कभी हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, 4 महीने हो जाए, 5 महीने हो जाए, अरे 1 साल हो जाएगा, लेकिन हो जरूर जाएगा। ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए। साथ में किसको लेकर आ रहा है, ऑप्टिमिस्टिक को भी लेकर आ रहा है, कि यानी कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप हमेशा ब्राइटर साइड की ओर देख रहे हैं और हमेशा पेशेंसली आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। ओके, इसके बाद आता है दोस्तों केस स्टडी। अब केस स्टडी का मतलब क्या है, कि आपने क्या करना है, अपने सिलेबस को स्टडी करना है। देखिए आपका सिलेबस, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अभी एलटी की बात कर रहे हैं, अभी हम उत्तराखंड के और कोई एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब हम एलटी की तैयारी करेंगे दोस्तों, तो हमें पेशेंसली उसको हमें केस स्टडी करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हमें आलतू फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी। कई बार हम क्या होता है कि भाई बुक पकड़ी और पता नहीं क्या अलाना फलाना चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं। और कई बार हम तो क्या करते हैं कि भाई यूट्यूब में कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो बस उसके हिसाब से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि क्या वो चीज़ हमारे सिलेबस में है भी या नहीं है। आलतू फालतू चीज़ें हम पढ़ने लग जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारी बुक्स ऐसी होती है जो बेफालतू की नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि आपको वही चीज़ पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस इसलिए तो बनाया जाता है ना। तो आप क्या करेंगे, अपने सिलेबस की केस स्टडी करें। आप अपने टॉपिक्स को ध्यान में देखिए कि भाई आपके टॉपिक्स कैसे हैं, आप उसके अनुसार ही स्टडी करिए। फिर आप देखिए कि भाई आपका वेटेज कितना है। देखिए आप यहाँ पर देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड को 30 नंबर का वेटेज है, 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है। फिर 70 नंबर में भी आपके क्या है, सब मतलब आपने क्या कर रखा, उसको कंटेंट को फिर डिवाइड कर रखा। आपके और भी सब्जेक्ट हैं कई सारे। जैसे मैं बात करता हूँ एलटी मैथ्स की, तो एलटी मैथ्स में 30 नंबर का दोस्तों क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। 70 नंबर की आपकी मैथ्स एंड फिजिक्स कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसमें मैथ्स ज़्यादा है ना, क्योंकि एलटी मैथ्स की पोस्ट है। ठीक, तो आपने दोस्तों यही देखना है कि किसको वेटेज ज़्यादा। अगर आप देखें दोस्तों तो टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत अच्छा वेटेज है, 30% का वेटेज है। लेक्चरर में 40 नंबर का वेटेज था शिक्षण अभिरुचि को, आउट ऑफ 150 यहाँ पर 100 में से 30 नंबर का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेगी। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको कम से कम यहाँ पर 21 से 25 या 25 से अगर ज़्यादा लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इतने मार्क्स आपको दोस्तों लाने पड़ेंगे एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड में। एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड एक दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें भी आपको दोस्तों क्या करना है, शुरू में सरल से ही स्टार्ट करना है और ज़्यादा डीप भी नहीं पढ़ना है। कई बच्चे क्या करते हैं ना, अलाना फलाना ढिमकाना सब पढ़ लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि उनको, जैसे कि लास्ट टाइम उन्होंने राधा कृष्णन के पूरे खानदान के बारे में पता कर लिया था, तो ऐसे भी बिल्कुल नहीं रहना। आप देखना कि हमेशा जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा होता है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि उन क्वेश्चंस को लेके परेशान रहते हैं जो क्वेश्चन टफ होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से ज़्यादातर 10
मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो किसी को नहीं आते हैं। हो सकता है अगर पेपर का लेवल अच्छा हो तो हम क्या करते हैं, उस 10 मार्क्स के लिए हम 50 बुक्स खरीद देते हैं अलग अलग टाइप की। हम उस 90 नंबर के बारे में नहीं सोचते जो कि हमारे आसपास ही मौजूद रहते हैं। जैसे कि आप कुछ जो चली हुई बुक्स हैं अगर आप उनको पढ़ेंगे, लाइक लूसेंट है, परीक्षा वाणी है, और भी कई तरह की बुक्स हैं जो कि बेसिक बुक्स हैं, अगर आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आप एटलीस्ट 70 और 70 से ऊपर स्कोर कर जाएंगे आउट ऑफ 100। आपको मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन होगा क्या, आपको तो भाई बुक कलेक्शन करने का शौक है, आपके पास एक कोई क्वेश्चन आया निकल के दुनिया का अलग, तो बस उसके लिए आप क्या करेंगे भाई, 36 तरह की बुक्स को आप खरीद देंगे। आपको वो नहीं पढ़ना है जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं करना है। इसी चीज़ का फ़ायदा दोस्तों ये पब्लिशर उठाते हैं और अलग अलग टाइप की बुक्स आपको सेल करते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन के चक्कर में। तो आपको ऐसा नहीं करना। तो वही आपकी दोस्तों यहाँ पर भी एटीट्यूड होना चाहिए। क्या एटीट्यूड होना चाहिए? जैसे कि अगर आप दोस्तों अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हैं, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आपको दोस्तों जो बेसिक बुक्स हैं जो आपकी लगातार चली आ रही हैं इंटर 11th और इंटर पे, आपको उनको पढ़ना है। आपको बाजार में आने वाली जो ये पॉकेट मतलब जो होती है ना, मिक्स पॉकेट टाइप की बुक्स होती हैं, इनको पढ़ना नहीं है। जैसे कि भाई इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, ये बस नज़र गड़ाए होते हैं कि बस जैसे ही एग्ज़ाम निकले वैसे ही हम क्या करते हैं, एक कॉम्बो टाइप का ले आएँ कि भैया एलटी शिक्षण अभिरुचि की बुक या फिर एलटी मैथ्स की बुक। तो ऐसी बुक को पढ़ के आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके पास ऑलरेडी सारी बुक्स आपके घर में अवेलेबल हैं। आप अगर सोचो दोस्तों, आपने अगर एलटी हिंदी का भरा है तो आप एमए हिंदी से होंगे, या आपने ग्रेजुएशन हिंदी से किया होगा, तो आपके पास हिंदी की एक से बढ़कर एक बुक्स होगी, उनको पढ़िए ना। आप 11th-12th की बुक्स पढ़िए। मेरा तो यही मानना है दोस्तों कि आप बेसिक पढ़िए। जितना आपका बेसिक बहुत अच्छा होगा उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे। हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों कि 11th-12th का जो टॉपिक होता है, 11th-12th का सिलेबस होता है, बहुत वास्ट होता है। अगर आपकी 11th-12th की नॉलेज बहुत अच्छी है, ग्रेजुएशन में बस उसको थोड़ा सा क्या कर लिया जाता है, एनालाइज कर लिया जाता है। अगर आपकी 11th-12th की मैथ्स बहुत अच्छी है, फिजिक्स बहुत अच्छी है, तो आप इम्प्रोवाइजेशन करके ग्रेजुएशन का पेपर भी आसानी से निकाल सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं, हमें तो भैया ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है डायरेक्टली, चाहे हमें 9th-10th लेवल का भी ना होता हो। तो ऐसा करके आपको क्या मिलेगा? ऐसा करके आपको दोस्तों कभी भी आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा ही आपको दोस्तों सब सब्जेक्ट में आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आप अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप 11th-12th की एनसीईआरटी से पढ़िए। आप उसमें बहुत अपना समय दीजिए। जितना उसको आप अच्छा बनाएंगे, आपकी जितनी फाउंडेशन उतनी अच्छी होगी, उतनी ही अच्छी आपकी मीनार खड़ी होगी। लेकिन आपको तो क्या करना है, आपको तो बस सीधे हैवी बुक्स की ओर को जाना है। यही कारण होता है दोस्तों, जब आप मेंटली प्रिपेयर का जो पहला स्टेप आता है ना, तो हम क्या करते हैं, सीधे हैवी बुक्स लाके हम अपने सामने पटक देते हैं और उसको हम पढ़ने लग जाते हैं। अब हमारा दिमाग तो पढ़ने के लिए प्रिपेयर ही नहीं, वो हमें टफ टॉपिक हमें समझ ही नहीं आता। और जब वो हमें समझ नहीं आता तो होता क्या है कि हम लोग पढ़ना उसी समय पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें सोने नींद टाइप की आने लग जाती है, हमारा सर घूमने लग जाता है। तो ऐसा नहीं करना। आप सबसे पहले ध्यान में रखिए कि एलटी एग्ज़ाम को आपने बेसिक से क्लियर करना है। आपका बेसिक जितना अच्छा होगा दोस्तों, आप हमेशा 100 में से 90 नंबर की सोचिए, आप उस 10 नंबर की ना सोचिए। अरे 100 में से आप 90 नंबर पे जाइए ना, 90 में से आप 70 तो ला पाएंगे, है ना। आप क्यों सोच रहे हैं कि भैया मैं उस 10 नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए आप फलाना, हो सकता है कि आप हार्ड क्वेश्चन की ओर को जाएं, आप उसकी प्रिपरेशन करें, और लेकिन आप उसको एग्जाम में कर ही ना पाएं। जितना आप टफ क्वेश्चन करेंगे की ओर को जाएंगे, हो सकता है कि आप उस टफ क्वेश्चन को एग्जाम में कर ही ना पाए। तो उस टफ क्वेश्चन की ओर को करना ही क्यों? अरे कुछ छोड़ने भी तो है एग्जाम में, है ना भाई। मैथ्स का तो मैं आपको बताऊं तो 100 में से आप 60% ले आते हैं तो यू आर ऑन अ टॉप। आपने भैया ले आए। आप खुद, मैं आपको बताऊंगा, मैथ्स वालों अगर आप देख रहे हो तो आप इन वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि भैया अगर मैं, आप खुद एक काम करना कि आप कोई भी पेपर पकड़ना, कोई भी पेपर जो आपने नहीं किया हो सॉल्व, एनडीए का पेपर पकड़ लेना, उसमें आप 100 में से 50 क्वेश्चन सिर्फ 2 घंटे में करके देखना। सिर्फ 2 घंटे में, 2 घंटे का अलार्म वॉच लगाना। अगर आपने कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। अगर नहीं कर पाए तो आपकी प्रिपरेशन समझ लो नहीं चल पा रही। तो ऐसा ही एटीट्यूड आपका दोस्तों हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसी तरह की दोस्तों आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो इसी से दोस्तों एग्जाम क्रैक होना है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, जो बेसिक बुक्स है उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जितना आपका बेसिक बहुत अच्छा होगा, उसके बाद ही दोस्तों आप क्या करें, हायर बुक्स को परचेस करें। पहले अपनी बेसिक्स को बहुत अच्छा कर लें, उसके बाद ही दोस्तों आप अच्छी बुक्स की ओर को जाएं। यही दोस्तों आपकी अप्रोच टीचिंग एप्टीट्यूड में होनी चाहिए। यही अप्रोच दोस्तों आपकी अपने सब्जेक्ट में होनी चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका पूरा मोटिव होना चाहिए कि हमें 21 से 25 नंबर के बीच में लाने ही लाने। 25 से ऊपर आ जाए तो बहुत ही बेस्ट है। तो वही दोस्तों आपकी अप्रोच होनी चाहिए।
तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई होप कि इस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आज पता लगा होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिक है। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकाल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।